जीके को कवर करने का आसान सा तरीका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ओ टू एस। बस जिस बंदे या बंदे को ओ टू एस की समझ आ गई, समझे कि आपका जनरल नॉलेज है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगी है। अगर तो जनरल नॉलेज के लिए आप लोग सवाल का इंतजार करते हैं तो फिर तो कभी भी कवर नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। कैसे? एक मिसाल लेते हैं जनरल नॉलेज में डेजर्ट्स की। सहरा क्या होता है? कुछ भी आंसर दे दें आप जो आपको पता हो। मैं आप लोग यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए नहीं बैठा, आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आपने सोचना कि जो है ना आपके गलत आंसर से जो है वो पता नहीं आपको बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इजी होकर बताएंगे सहरा किसे कहते हैं। ऑनलाइन वाले अगर मैसेज टाइप करके मुझे बता सके तो डेजर्ट्स किसे कहते हैं? सहरा जहाँ पे क्या हो, वाटर शॉर्टेज हो। इसके अलावा और अच्छा जी, फोर साइड सराउंडेड बाय सैंड, मतलब रेत। इसके अलावा ऑनलाइन वालों का कोई आंसर जो आप लोग करना चाहें, सहरा किसे कहते हैं? देखिए सहरा से रिलेटेड जो है ना वो काफी सवाल आते हैं पेपर में। आप लोग जैसे पास पेपर्स पढ़ेंगे तो आप लोग को आइडिया होता रहेगा, लाइक दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, एक सवाल। फिर वो आता है दुनिया का हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, गर्म कौन सा है। तीसरा सवाल, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। अब सहरा भी है, एक गर्म भी है और एक ठंडा भी है, अब ये क्या मामला है। फिर वो कहता है कोस्टल डेजर्ट कौन सा है। तो सहरा की डेफिनेशन सबसे पहले ये है कि ऐसा एरिया जहां पर एनुअली रेन जो है वो 10 इंच से कम हो, मतलब सालाना बारिश 10 इंच से कम होगी, आप उस एरिया को क्या कहेंगे कि वो सहरा है, डेजर्ट है। डेजर्ट के लिए रेत का होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने एंटार्क्टिका के बारे में सुना होगा, कॉन्टिनेंट है हमारा एंटार्क्टिका, जहां पर सारी ही बर्फ जमी हुई, भी ना लिखे हैं अभी सिर्फ आपको बताने के लिए, जहां पर सारी ही बर्फ जमी हुई है। तो एंटार्क्टिका को अगर हम देखें तो वहां पर सालाना बारिश 10 इंच से कम है। तो एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, इसका एरिया बनता है 1 करोड़ 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। क्लियर? सहारा तो आपने लाजमी सुना होगा, सहारा डेजर्ट सुना आप लोगों ने? सहारा का एरिया 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर वो आपसे जीके में सवाल करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, तो हम लगाते हैं एंटार्क्टिका। अगर वो कहे कि दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो हम क्या लगाएंगे, सहारा को टिक करेंगे। क्लियर है? वैसे आपने डेजर्ट सुना होगा, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो हम जवाब तो रट लेते हैं एमसीक्यूज में, लेकिन हम लोग जो है वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में डेजर्ट है क्या। तो डेजर्ट कोई भी ऐसा एरिया जहां पर सालाना बारिश 10 इंच से कम होगी, आप उसको डेजर्ट में लेंगे, चाहे वो बर्फ की आइस शीट से क्यों ना हो उस पूरे एरिया में, चाहे वहां पर फुल सब्जा ही क्यों ना हो, चाहे वहां पर फुल रेत ही क्यों ना हो। तो पहले हमें जो है वो क्लियर करना पड़ेगा डेजर्ट की डेफिनेशन को, और उसके बाद हमें उसकी काइंड्स करना पड़ेगी। जैसे डेजर्ट्स की डेफिनेशन क्लियर कर ली, उसकी काइंड है, लाइक पोलर है, सब ट्रॉपिकल गर्म है, कोल्ड है, कोस्टल है जो समुद्र के किनारे हैं। चलें इसको भी निकालते हैं। पहले आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हमारे वर्ल्ड मैप जो है वो 3 तरह का होगा। पहला होगा फिजिकल। फिजिकल में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, न्यूज एजेंसीज, सीक्रेट एजेंसीज, पार्लियामेंट नेम्स, ओल्ड या न्यू नेम्स, कोई नेशनल वहां का ट्री है, कोई नेशनल गेम है वहां का, एक्सेट्रा। मतलब वो चीज जो आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं।
क्लियर है? वो सारे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल मैप में। लेकिन फिजिकल मैप को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे पहले आएगा जियोग्राफिकल टर्म्स, लाइक स्ट्रेट किसे कहते हैं, इस्थमस किसे कहते हैं, ठीक है, आइसबर्ग किसे कहते हैं, बाइट बे, गल्फ क्रीक, चैनल पेनिनसुला, ये सारी चीजें कौन सी हैं, ये सारी टर्म्स आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेंगे विद डेफिनेशन और फिर एग्जांपल। इनके बाद हम लोग करेंगे जियोग्राफिकल डिवीजन्स। जैसे मैंने बात की कि एक शहर जो है वो गर्म है, एक ठंडा है, तो यहाँ पर जियोग्राफिकल डिवीजन्स में आपको पता चल जाएगा अर्थ का टेम्परेचर किस जगह पे किस तरह का होगा। तीसरा टॉपिक हमारा जो है, जो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का। आपने कहीं ना कहीं ग्लोब को किसी ना किसी ऑफिस में देखा होगा लास्ट में, अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में या अपने किसी भाई बहन या कोलीग या किसी दोस्त के सरकारी दफ्तर में, वहां पर गोल जमीन पड़ी होती है ग्लोब। तो ग्लोब में आपको जो है वो इस तरह से लाइंस दुनिया में नजर आती है और इस तरह से लाइंस आती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन को हम करेंगे, उसमें फिर हम आएंगे इक्वेटर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी, फिर आपको बताऊंगा आपका आज का हफ्ता कैसा रहेगा, आपके सितारे गर्दिश में है या नहीं है मेरे हाथों, वो सारी चीजें आप लोगों को ये भी पता चल जाएंगी। क्लियर है? उसके बाद ये सारा बेसिक्स करने के बाद हम लोग आएंगे लैंड और वाटर की तरफ। इस दुनिया में 29% लैंड है और 29% वाटर है। जब हम वाटर करेंगे तो उस 71% वाटर में 97% ओशन और सीज की फॉर्म में है, 2% ग्लेशियर है और 1% फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है। तो जब हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होगा, हम एक ही दिन में जो है सारी वाटर बॉडीज कर लेंगे, जिनमें दुनिया के 5 बड़े ओशन होंगे, तो 35-40 के करीब सीज होंगे, टॉप 10 दुनिया के आइलैंड्स होंगे, उन आइलैंड में मौजूद हाईएस्ट लार्जेस्ट आइलैंड्स उन सीज के अंदर मौजूद होंगे, और दुनिया की मशहूर नहरें, हर चीज हो जाएगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा परेशान होने हैं। हाँ जी, मैथ्स का पोर्शन भी आएगा, इसमें कैलकुलेशन जरूर आएगी। कैलकुलेशन आएगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ, कि अगर आप एक लैटिट्यूड से दूसरे में फ्लाई करके जाते हैं या चल के जाते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो मैथ्स भी जरूर आएगा, परेशान ना हो, हर जगह में मैथ्स में डाल देंगे। और जब लैंड की बारी आएगी तब आपको पता है कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया रीजन सारा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इसको देखना है, फोटो खींचनी, फोटो खींच के बाकी मिटाने लगूँ, बस ये सिर्फ बताने के लिए था कि हमने परेशान होना है। अच्छा जी, एरिया कवर्ड विद सैंड विदाउट वाटर एंड एरिया विद ड्राई क्लाइमेट फुली कवर्ड विद सैंड। ठीक है जी, सारों का जवाब गलत है। मिस अनीजा और हबीबुल्ला साहब, डेजर्ट की डेफिनेशन सिंपल ये कि ऐसा इलाका जहाँ पे सालाना बारिश 10 इंच 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो आप उसको डेजर्ट कहेंगे। अगर आप अंटार्कटिका को देखते हैं तो वहां पर तो जो है वो रेत है ही नहीं, सारा का सारा जो है बर्फ के आइस शीट्स है। तो ये बात है। अब इसे लिखना है तो लिख लें, सिलेबस हमने पढ़ना है। ये जहां से मैं हैंकी फैंकी मारूं आपने बता देना है कि जी आपने तो फलां चीज नहीं करवाई, तो यहाँ तक लिख लें बस। जब आपको सारी बेसिक्स का पता चल जाएगा तभी आप पॉलिटिकल मैप की तरफ आएंगे, और पॉलिटिकल मैप में ही आपको अपने करंट अफेयर्स का फायदा होगा। आप किसी जो है किसी दो कंट्री से कंफ्लिक्ट करना चाह रहे हैं और आपको एक्चुअली पता ही ना को एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, किस कॉन्टिनेंट में आती हैं, या ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं, चीजों को पता नहीं होगा, आपके करंट अफेयर्स बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिता दूं जी, अगर आप लोगों ने फोटो ले लिया इसकी तो बिता दो। चलो, हम बात कर रहे थे फिजिकल मैप में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी कॉन्टिनेंट, कंट्री, करेंसी, कैपिटल, न्यूज एजेंसी वगैरह वगैरह। पॉलिटिकल मैप में आप लोग पढ़ेंगे कि रशिया का लाइक यूक्रेन के साथ क्या इशू चल रहे हैं, ठीक है, या व्हाट इज ऑकस, AUKUS, ऑकस क्या चीज है। और तीसरी मैंने चीज लिखी थी थीमेटिकल मैप। हम लोग स्टार्ट करेंगे थीमेटिकल मैप से। थीमेटिकल मैप में होता है किसी एक थीम को लेके उसको टारगेट करना होता है, ठीक है। हमारे हमेशा दो रूल्स होंगे जीके में, एक तो ये कि हर एक एक बात को अलग अलग MCQs में लिखेंगे हम, उसका पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। क्लियर है?
दूसरी बात एक अपना अपना करेंगे, नोट्स नहीं लेने किसी से वरना समझ नहीं आएगी। तो थीमेटिकल मैप में हम किसी एक थीम को लेंगे और उसको सारा स्टडी करेंगे। और जीके अगर आप लोग कवर करना चाहते हैं फिंगर टिप्स पे, तो आपको सवाल भी खुद ही याद करना होंगे, सवाल भी खुद और जवाब भी खुद के। ठीक है, तो पहला थीमेटिकल मैप में हमने वर्ड मैप पढ़ना है, तो हम एक टॉपिक लेते हैं अर्थ का। जाहिर बात है कि हमने दुनिया का मैप पढ़ना है तो हमें अर्थ के बारे में भी तो पता हो। वैसे ये जियोग्राफी के सब्जेक्ट में नहीं आता, ही आता एवरीडे साइंस का टॉपिक है, लेकिन मैं स्टार्ट यहीं से ही लेता हूँ। लाइक हमने टॉपिक लिख दिया है जी अपना अर्थ। ठीक है, अब इसके बारे में मेरा टारगेट है कि मैंने अर्थ के बारे में 20 सवाल लिखने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बनेगा, अर्थ इज अ प्लेनेट। अमूमन जीके में सवाल आता है कि सन इज अ, हम कहते हैं सन इज अ स्टार, तो अर्थ इज अ प्लेनेट। जल्दी आ गए आप, क्लियर, अर्थ इज अ प्लेनेट। दूसरा सवाल, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। शेप है जी इसकी ओब्लेट सफीरॉइड। आपको वैसे मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट से भी प्रेशर होगा, आप लोगों को मोटा मोटा ही रखूंगा। ठीक है, हम लोग नॉर्मल जबान में कहते हैं कि जमीन गोल है, कभी हम कहते हैं कि जमीन अड्डे की शक्ल की है, लेकिन जमीन की एक्चुअल शेप क्या है, ओब्लेट सफीरॉइड। मतलब ऊपर से क्लोज, साइड से फैलती हुई, फिर नीचे आके क्लोज। मतलब आपके पास एक ऐसा गेंद है जिसको आपने हाथ में पुश किया, ऊपर से भी चिपटा हुआ और नीचे से भी चिपटा हुआ और साइड से फैला हुआ, तो ये शेप क्या कहलवाएगी, ओब्लेट सफीरॉइड, या मैं नीचे लिख देता हूँ स्फेरिकल। क्लियर। तीसरा सवाल हमारे पास आता है, व्हाट इज सम ऑफ एंगल ऑफ अर्थ। जमीन का सम ऑफ एंगल कितना है, तो गोल चीजों का सम ऑफ एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ अर्थ 360 डिग्री। क्लियर। चौथा सवाल, व्हाट इज टाइम जोन। टाइम जोन कितना है जी अर्थ पे, दिन और रात कितनी देर में चेंज होते हैं, दिन और रात कितनी देर में चेंज होते हैं, 24 आवर्स। तो टाइम जोन हुआ हमारा 24 आवर्स। क्लियर। अब ये एक सवाल था ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ तक हो गया सब्जेक्टिव। आपसे कोई कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थ, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। अर्थ जो है वो ईर्था लफ्ज से निकले, ईर्था मींस ग्राउंड, इज अ प्लेनेट, शेप ऑब्लेट सफीरॉइड, सम ऑफ एंगल 360 डिग्री, टाइम जोन 24 आवर्स। मतलब आपकी हर चीज ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की तरफ जा रही है, तो आपकी एक्यूरेट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैं नंबरिंग नहीं दूंगा। व्हाट डज जियो, जियो मींस अर्थ। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, नीला गोला। ठीक है, मूवी में बकायदा तौर पर उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था, नीला गोले पे आया हूं मैं। ठीक है, तो ब्लू प्लेनेट किसे कहेंगे, अर्थ को कहेंगे। मैं जब बात करूं द वर्ल्ड की, तो मुझे नहीं पता मार्स में जुपिटर में क्या चीज है क्या नहीं, इंसान है या नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अर्थ में तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। द वर्ल्ड इज द निक नेम ऑफ अर्थ। ठीक है, ब्लू प्लेनेट भी इसका ही नाम है। फिर एक दफा सवाल आ गया, व्हाट इज जियोट। जियोट का मतलब बनता है एक ऐसा पत्थर जिसमें मदनियात हो। हमें नहीं पता मार्स के अंदर कोई लोहा तांबा मौजूद है या नहीं, जुपिटर के अंदर क्या चीज मौजूद है, लेकिन हमें अर्थ का पता है। यहाँ पर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, हर चीज मिलेगी। तो जियोट का मतलब है एक ऐसा पत्थर जिसमें मदनियात हो, और मदनियात अर्थ के अंदर मौजूद है, तो अर्थ क्या हुई, अर्थ इज अ जियोट। सवाल हो गए जी। सवाल की कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गए जी 8 सवाल। क्लियर, कोई मसला मसाइल यहाँ तक। अब कुछ इस तरह के सवाल लिखने जा रहा हूँ जो बिल्कुल एक्यूरेट है।
इनके लिए आपको जो है वो बाकायदा तौर पे मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, तो मैथ्स के लिए परेशानी होना इसमें, वो हमने एज इट इज याद करना है। वो पहला सवाल है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। किसी भी एक सर्कल में ये जो पूरा एरिया होगा इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। मतलब किसी भी एक साइकिल में गोल चक्कर में उसका जो पूरा एरिया हम काउंट करते हैं वो क्या होता है, सरकमफेरेंस। तो अर्थ का सरकमफेरेंस है जी 40,075 किलोमीटर। ये इस तरह से ऑप्शन आएगा, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, 4075, 40075, 40075। तो इसमें 40,075 कौन सा बनेगा, आपने वहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कैलकुलेशन इस्तेमाल कर लेनी है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर लोग गलती करेंगे, इसे कहेंगे ये 40,075 जबकि 4,75,000 है। तो वहां पर बस एमसीक्यूज में ध्यान देना है कि आप किसको टिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ पास्ट पेपर्स में मौजूद है जी 40,000 थी एक टाइम पे, कोरोना के बाद होगी 40,072, अब लेटेस्ट गूगल पे आ रही है 40,075, क्योंकि जमीन एक्सपेंड कर रही है, मुसलसल फैल रही हीट की वजह से। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ अर्थ, जमीन का डायामीटर कितना है। डायामीटर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी भी सर्कल में एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाए सेंटर को टच करके। मतलब यहां से लाइन आ रही है सेंटर को टच करके यहाँ पे, तो इस पूरी लेंथ के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डायामीटर। क्लियर। तो डायामीटर ऑफ अर्थ 12,756 किलोमीटर। आपको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिंपल एमसीक्यू जाएगा, व्हाट इज डायमीटर ऑफ अर्थ, तो आपने कहना 12,756 किलोमीटर। क्लियर। तीसरी चीज है जी रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो डायमीटर का हाफ हमेशा होता है रेडियस। मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल में किसी भी जगह से स्टार्ट होकर सेंटर तक आ जाए, तो उस लेंथ को क्या बोलेंगे कि वो है रेडियस। तो डायमीटर का हाफ रेडियस है, 12,756 का हाफ बनता है 6,378, 6,378। लेकिन हमारे पेपर में जो लास्ट जिसको वो आंसर ठीक करता है वो आता है 6,371 किलोमीटर। क्योंकि उसका कहना है कि जमीन बिल्कुल राउंड नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं, जमीन की शेप ओवलिट स्फीरॉइड है, सेंटर से फैली हुई ऊपर से चिपटी। तो रेडियस देता है 6,371 किलोमीटर। अगर कभी पेपर में 6,378 आए और ये ना हो तो आप ऑटोमेटिकली डायमीटर का हाफ लगाएंगे। फिर वो चौथा सवाल करते हैं इन्हीं कैलकुलेशन में कि एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम बताएं जिन्होंने जमीन का रेडियस मापा था। उनका नाम है अल बेरूनी। तो अगर तो सवाल आए कि व्हाट वाज द रेडियस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू अल बेरूनी, कि अल बेरूनी साहब के मुताबिक कितना था, तो फिर आप लगाएंगे 6,338 किलोमीटर। अर्थ जो है वो निकला है एर्था से। एर्था मीन्स ग्राउंड, तो अर्थ का भी क्या मतलब हुआ, ग्राउंड। लैटिन वर्ड इतना नहीं जाएगा, वो लैटिन लतीनी है या नहीं इस तरह से, लेकिन इंग्लिश जर्मन वर्ड है ये था, इंग्लिश जर्मन वर्ड इर्था मींस ग्राउंड। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है। डायमीटर ऑफ अर्थ, ये ओवरऑल डायमीटर जी हम कर रहे हैं, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अभी नहीं कर रहे। ओवरऑल आपसे सिंपल है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, आपने सिंपल कहना 12,756 किलोमीटर। क्योंकि हमारे मैप में जो है ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चलेंगे, उस हिसाब से हम इसे लेके जाएंगे, तो आपको आगे समझ आएगी कि लैटिट्यूड के क्या फंक्शन है और लॉन्गिट्यूड के क्या फंक्शन है। क्लियर। अब आपको उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि व्हाट इज O2S। अब अगर आप कहें कि सब्जेक्टिव लिखें अर्थ के बारे में, तो आपके पास कितने एमसीक्यूज आ गए जो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होगी। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कैलकुलेशन पे, हमें पता है कि 10 लाइन अच्छी लिख लें, अगर कोई दो गलत भी लिखेगी तो नीचे वाली लाइन उसको कवर कर लेगी, या एट द एंड कंक्लूजन में उसको मैं कवर कर लूंगा। लेकिन जब जीके की बात होती है, स्पेशली वन पेपर एमसीक्यूज की या एमपीटी की बात होगी, तो आपके पास तो दूसरे बॉक्स में नुक्ता लगाने की गुंजाइश नहीं होगी।
तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन चलेगी बिल्कुल एक्यूरेट। तो अब आप देख लें आपके पास अर्थ के बारे में कितने सवाल हैं, अगर इसको चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से आप सब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। इसमें 5 सवाल और ऐड कर लेते हैं। व्हाट इज टिल्ट ऑफ अर्थ? टिल्ट कहते हैं झुकाव को। आपने अर्थ का जो ग्लोब है किसी भी टेबल पे कभी बिल्कुल सीधा नहीं देखा होगा, वो इस तरह से देखा होगा आपने, झुका होगा। तो जमीन भी कायनात में इस तरीके से झुकी हुई, टिल्ट है जमीन में। तो टिल्ट का मतलब है झुकाव। साइंटिस्ट मानते हैं कि जी आज से हजारों करोड़ों साल पहले जमीन को उसी के साइज का एक प्लेनेट टकराया था, तो टकराने की वजह से जमीन जो उसमें टिल्ट आ गया है। तो पेपर वाले ने सवाल उठा लिया कि व्हाट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ? तो हम कहते हैं जी 23.5 डिग्री इज द टिल्ट ऑफ अर्थ। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले 18 डिग्री था, अब कितना है? 23.5 है। फ्यूचर में कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद कितना हो जाएगा? 24। वहां तक वो नहीं जाता, यहाँ तक काफी है। ठीक है, अब हमने ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट सुना है कि जमीन घूमती है, अपने ही महवर के गिर्द जमीन घूम रही है। तो सवाल आता है कि व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ वेस्ट टू ईस्ट? जमीन की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। वीनस और एक और प्लैनेट के अलावा सारों की रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। अब पेपर में वो सवाल ये नहीं देगा, पेपर में सवाल देगा जमीन की अर्थ की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मेरी घड़ी पर बजे 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो घड़ी मेरी चल रही है क्लॉकवाइज। अगर मेरी घड़ी में बजे 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, तो घड़ी क्या चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये ईस्ट टू वेस्ट होता तो हमने कहना था क्लॉकवाइज है, ये है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये क्या होगी? अर्थ की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद है समझ आ रही होगी। मतलब जीके की सिर्फ एक ही शॉर्ट फॉर्म है, और वो ये है कि जीके जो है पहले पीके, पानी शानी पी के तसल्ली से उसमें सवाल भी खुद बनाने हैं। सिर्फ आपको एक टॉपिक चाहिए कि व्हाट इज अर्थ, बस। उसके बाद आपका दिमाग जो है सवालों को खुद क्रिएट करे। लेकिन इस तरह के सवाल भी क्रिएट नहीं करने के आंसर जो है ना, वो गूगल साहब भी जो है ना माफी मांग लेंगे, नहीं भाई इस तरह का आंसर आप नहीं दे सकते। क्लियर है? इसके बाद इसमें 2-3 सवाल और बढ़ाते हैं। अर्थ इज अ प्लेनेट, ये बात मान ली आप लोगों ने। फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज अमंग प्लैनेट्स। हमने पहले कवर किया कि अर्थ एक प्लेनेट है, और प्लैनेट्स में इसका कौन सा साइज है? 5वां। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम एम जे सन। टोटल कितने मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं? कितने टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। तो टोटल प्लैनेट्स कितने इस टाइम? 8। क्लियर? एक एमसीक्यू। अब सवालों में से सवाल निकलने हैं, मैं समझाता हूँ। हमने बात की अर्थ इज अ प्लेनेट, अर्थ एक प्लेनेट है। अब दूसरी बात की फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज, साइज में 5वां बड़ा अमंग प्लैनेट्स, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं। तो मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, जे सन ई वी डबल एम। अल्फाबेट्स कितने हुए? 8। मतलब जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। ये जीके है, यहाँ पर हमने हर चीज को दूसरे से लिंक देना है, ताकि एक जवाब याद करते करते 10 और याद करें। आगे समझ? तो अब हम निकल गए प्लैनेट्स में, ताकि इसके बहन भाइयों को भी कवर कर लें। तो सबसे बड़ा साइज में कौन सा है? जुपिटर। दूसरे नंबर पे सैटर्न। तीसरे नंबर पे यूरेनस। चौथे नंबर पे
नेपच्यून और 5वें नंबर पे आ गया अर्थ। क्लियर है? अगर वो आपसे सवाल पूछे कि विच प्लेनेट इज लार्जेस्ट इन साइज, तो आप क्या कहेंगे? आपके आंसर मौजूद है जुपिटर। हाँ जी, वो मैं बता देता हूँ, आपको लिंक बता देता हूँ। तो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा? सैटर्न। तीसरे नंबर पे यूरेनस, चौथे नंबर पे नेपच्यून, 5वें नंबर पे अर्थ खुद ही आ गया। अब अर्थ के बाद वाले जो है ना वो अर्थ से छोटे हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है? तो वीनस, मार्स और लास्ट में मरकरी। इन प्लैनेट्स को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम। आप लोग लाइव बच्चे हैं, आप लोगों ने मैट्रिक में या साइंस एग्जीबिशन में सोलर सिस्टम बनाया होगा थर्माकोल शीट पे, कि सूरज सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो अलग अलग अपने अपने मदार पे हजारों करोड़ों किलोमीटर के फासले पे सूरज के गिर्द गोल घूम रहे हैं। तो अगर कि पूछे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो हम कहेंगे कि जी 8। एक गायब हो गया, प्लूटो, 2006 में। एक उस साइज में बहुत कम था, दूसरा हमारे सोलर सिस्टम से निकल गया 2006 में। तो प्लूटो जब था 2006 से पहले, तो आंसर कितना था? कितने प्लैनेट्स हैं? 9। अब कितने हैं? 8। कौन सा निकला है? प्लूटो, 2006 के करीब। क्लियर है? तो जुपिटर सबसे बड़ा, सैटर्न दूसरे नंबर पे, यूरेनस तीसरे नंबर पे, नेपच्यून चौथे नंबर पे, अर्थ का साइज के हिसाब से 5वां नंबर है। अर्थ से छोटा है वीनस, वीनस से छोटा है मार्स, और मार्स से छोटा है मरकरी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब एक और सवाल करते हैं। अब और सवाल है जी, हमें इस कॉन्सेप्ट का पता है कि ये प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द घूम रहे हैं अलग अलग मुकर्ररा फासलों पे जो अल्लाह पाक ने तयन किया है। क्लियर? अब हम कहते हैं कि अर्थ इज अ प्लैनेट थर्ड नियरेस्ट टू सन, कि इन प्लैनेट्स में अमंग दीज प्लैनेट्स अर्थ का नंबर कौन सा है जो सूरज के नजदीक है। तब आपने ये फॉर्मूला लिखना है, माई वेरी एक्सपीरियंस्ड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है? मतलब सूरज माँ है और माँ के करीब सबसे पहला बचा कौन सा है? मरकरी। दूसरे नंबर पे वीनस, और अर्थ का नंबर कौन सा है? थर्ड। चौथे नंबर पे मार्स, 5वें नंबर पे जुपिटर, छठे नंबर पे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर? तो अगर साइज के एतबार से पूछे तो साइज में 5वां, और अगर सूरज के करीब होने के एतबार से पूछे तो सूरज के सबसे नजदीक कौन सा, इसका सवाल आएगा विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू सन। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मरकरी। वो पहला भी मरकरी था लास्ट में, और ये भी आएगा पहले मरकरी, क्योंकि एम से बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मरकरी था या मार्स था। तो आपने हमेशा याद रखना है, साइज के एतबार से सबसे लास्ट में भी मरकरी, और सूरज के नजदीक होने के एतबार से सबसे पहले कौन सा? मरकरी। तो एम स्टैंड्स फॉर हियर मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, और दूसरे तीसरे नंबर पे अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और विच प्लैनेट इज फारथेस्ट फ्रॉम सन, कि सूरज से सबसे दूर कौन सा है, तब आप क्या लगाएंगे? नेपच्यून। क्लियर है? माई वेरी एक्सपीरियंस मदर जस्ट सर्व्स नूडल्स। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लें। क्लियर? कोई मसला बचा यहाँ तक? वो यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, वो आपसे पूछेगा जुपिटर जो है वो अर्थ से साइज में कितने गुना बड़ा है। तो जुपिटर इज 11.2 टाइम्स बिगर देन अर्थ। 11 जमीनें हो तो एक जुपिटर का साइज बनता है। तो जुपिटर इज 11.2 टाइम्स बिगर देन अर्थ। Saturn is 9.8 times bigger than Earth. Saturn is 4 times bigger than Earth. Neptune is 3.8 times bigger than Earth. Jupiter 11.2 times bigger than Earth. Saturn 9.8 times bigger than Earth. Uranus 4 times bigger than Earth. और Neptune 3.8 times bigger than Earth. ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है? ज्यादा मैं ऊपर लेके कैमरा में ऊपर कर देता हूँ। क्लियर है? ये आपके सारे सवाल बनते जाएंगे।
ये प्लैनेट्स में एवरीडे साइंस के सब्जेक्ट में आपको बड़े काम आएंगे। सोलर सिस्टम, उनके साइजेस आपको हेल्पफुल होते जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर ही कवर कर दिए। अब बाकी अर्थ से सारे छोटे हैं, तो वीनस इज 95% ऑफ साइज ऑफ अर्थ। वीनस इज 95% ऑफ साइज ऑफ अर्थ, मतलब जमीन से बस 5 गुना ही छोटे है। ठीक है। मार्स इज हाफ ऑफ साइज ऑफ अर्थ, जमीन का आधा है, हाफ ऑफ साइज ऑफ अर्थ। एंड मरकरी इज 38% ऑफ साइज ऑफ अर्थ। SOE का मतलब है साइज ऑफ अर्थ, आप पूरा नाम लिखिएगा। Venus 95% of size of Earth, Mars half of size of Earth, and Mercury is 38% of size of Earth. क्लियर? कोई मसला मसाइल? आसान से सवाल है, आसान से ही आपने याद करना है, थीमेटिकल तरीके से याद करने हैं। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एमसीक्यूज याद करें, मुझे पता है कि सब्जेक्टिव पढ़ने वालों के लिए एमसीक्यूज यार इंतहाई मुसीबत होती है। मैंने कहा कि आपको थीमेटिकल याद करना है, मतलब लिखिए व्हाट इज अर्थ और उसमें लिखना शुरू करना है। आपको पता हो कि मैंने अर्थ पे 20, 30, 25, 45 एमसीक्यूज याद किया होगा, जो हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। 38% साइज ऊपर, मैंने ऊपर कैलकुलेशन सीधी लिख दी आपको। हाँ जी, उस हिसाब से स्टेटमेंट के एतबार से, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज होती रहती है फिर हर सवाल में। क्लियर है? इसको भी और लेके चलते हैं आगे, थोड़ा सा और खींचते हैं अर्थ को। एज ऑफ अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स। जब आप लोग अच्छी अच्छी नौकरियों पे लग जाएंगे तब आप कहेंगे आई हैव ओनली 1 मिलियन, मतलब आई मेरे पास सिर्फ 10 लाख है। और जब आप लोग 100 करोड़ होंगे तो आप कहेंगे आई हैव ओनली 1 बिलियन। डॉलर्स कह लें, रुपीज कह लें, यूरोस कह लें, वो आप लोगों की अपनी किस्मत है। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। साइड पे लिखना तो लिख लें, कल को कैलकुलेशन काम आती है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, हम कहते हैं 1 बिलियन, और 1 बिलियन को हम कहते हैं 100 करोड़, मतलब 1 अरब। 100 करोड़। क्लियर? अब हमारी जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं तो मौजूद है, तो हमारी अर्थ कहाँ पे है? यूनिवर्स के अंदर है। तो एज ऑफ यूनिवर्स में लिखिए यहाँ पर, एज ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स। आप लोगों ने मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आप लोगों ने पूरा लिखना है। 13.8 बिलियन साल जो है हमारी यूनिवर्स की एज अकॉर्डिंग टू साइंस, 13.8 बिलियन ईयर्स। ठीक है। अल्लाह पाक की कायनात बहुत बड़ी, कायनात के अंदर गैलेक्सीज हैं, कहकशाएं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे अर्थ प्लैनेट जिस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है उसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। 2 सवाल हो गए। तीसरा वो सवाल करते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी की शेप कैसी है? स्पाइरल। द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल। इस तरह से आपने अगर कोई वॉलपेपर देखा हो यूनिवर्स का, तो हमारी गैलेक्सी इस तरह स्पाइरल फॉर्म है, स्पाइरल फॉर्म ये होगी। क्लियर है? उधर जाना है अब? चौथी क्लास है, अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, 2 मिनट दे दें। तो एज ऑफ यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर्स, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का नाम, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम, शेप है स्पाइरल। फिर कहते हैं कि हमारी पड़ोसन गैलेक्सी का क्या नाम है? एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी की नेबर गैलेक्सी का क्या नाम है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज आर नेबर गैलेक्सी। हाँ जी, कितने सवाल हो गए?
सिर्फ 70-80 पेज बनेंगे आपके वर्ल्ड मैप के और इंशाल्लाह आपका जीके क्लास का हो जाएगा। डोंट वरी, सिर्फ थोड़ी सी खैर, मेहनत चाहिए और आप लोगों का टाइम चाहिए बस, इंशाल्लाह।